हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आधुनिक काव्य का, उससे संबंधित अपन महत्वपूर्ण सारे सारे प्रश्न करने वाले हैं। पूरा पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो अपन ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, वहां से जाकर वो देख लेना। अब बढ़ते हैं अपन अगली वाले यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, जहां अपन पढ़ेंगे लोक गाथाएं और लोक नाट्य क्या होते हैं। मतलब लोक गाथाएं क्या होती है और लोक नाट्य क्या होते हैं, उससे संबंधित अपन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने ये पूरा का पूरा रहने वाला है। सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक गाथा की परिभाषा दीजिए तथा राजस्थान की प्रमुख लोक गाथाओं का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मतलब लोक गाथाएं क्या होती है उसके बारे में बताइए, तथा राजस्थान की कौन सी प्रमुख लोक गाथाएं हैं उसका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कि लोक गाथाएं क्या होती है उसके बारे में बताना है, और राजस्थान की प्रमुख लोक गाथाओं का संक्षिप्त में परिचय देना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने क्या करेंगे, अपन इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। यूनिट नंबर थर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ अगर आपको फ्लिपकार्ट में मंत्रा में कोई भी चीज डिस्काउंट में खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो। यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर जाकर खरीद लेना। चलो शुरू करते हैं अपन। लोक गाथा एक लंबी मौखिक काव्य रचना है। मतलब अगर लोक गाथा की बात करें, लोक गाथा, पहले गाथा को सब समझो। मतलब गाथा मतलब कहना कोई भी चीज को, और लोक गाथाएं क्या होती हैं, जो आपके सामने मुख्यतः बहुत लंबी होती हैं और उनकी एक काव्य रचना होती है, जिसमें कोई भी वीर पुरुष, लोकनायक, संत या प्रेम कहानी व जीवन प्रसंगों के बारे में बताया जाता है। मतलब लोक गाथा क्या होती है, एक बहुत ही बड़ी आपके सामने किसी भी व्यक्ति के जीवन की पूरी कहानी सुनाई जाए, है ना। उसी को क्या कहा जाता है, लोक गाथा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग कोई वीर व्यक्ति है, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बताने लगे, वीर तेजाजी के बारे में बताने लग गए आपके सामने, हरिदास जी की कहानी चल गई आपके सामने, कोई लोक नायक हो गया अपने जो आपके सामने, जो अलग अलग लोक नायक हैं उनके बारे में बताने लग गए आपके सामने। महात्मा गांधी के बारे में चर्चा हो गई आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा हो गई, भगत सिंह के बारे में चर्चा हो गई। कोई महान संत है, कबीरदास के बारे में अपन किसी भी चीज पर टिप्पणी करने में लगे, उनकी कहानी कोई जीवन से संबंधित कोई चीज को बताने लगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, लोक गाथाओं के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति के जीवन प्रसंग की, उसके उन्होंने जीवन में क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटी, कौन कौन से उन्होंने युद्ध करे, कौन कौन से उनके द्वारा क्या किए गए, कौन कौन से उनके द्वारा युद्ध लड़े गए, कौन से उन्होंने अपने जीवन में त्याग किए। तो आपने हमारे जो कितने लोग देवता उनके बारे में सुना होगा कि भाई उन्होंने गायों के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया था युद्ध में छुटाने के लिए। काफी हमारे जो बाहर के आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने के लिए उन्होंने अपने जीवन का अर्पण किया था। हमारी वीर महिलाएं भी हैं, सिर्फ पुरुष ही नहीं, वीर महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने आन बान शान के लिए जोहर तक किए, और हाड़ी जो हमारी हरी नानी है उनके द्वारा अपने जीवन अर्पण करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटी। किसके लिए, अपने जो आपके सामने अपने युद्ध भूमि, जो अपने जन्मभूमि के लिए। तो इस प्रकार के अलग अलग जो युद्धों की कहानियां हैं, त्याग है, और जो चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, है ना, उनके बारे में बताया जाता है। जो हमारे लोक देवता है उनके द्वारा अलग अलग प्रकार का जो चमत्कार किए गए उसके बारे में बताया जाता है। इसको गेय शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अब आपने कहीं पर देखा होगा कि कोई मेडी वगैरह होती है जो भजन वगैरह का, जैसे रामदेव जी का जो मंदिर है, गुगा जी का मंदिर है, पापू जी का मंदिर, तेजा जी का मंदिर है। अब उन मंदिरों में जब जाते हो तो उनके भजन चलते रहते हैं, चाहे आपके गांव होगा चाहे कहीं और होगा। इतना तो आपको पता है कि भजन आपके सामने हमारे जिनको जागरण बोला जाता है, सुना होगा ना आपने। राती जुगाए फिर जागरण बोला जाता, हमारी साइड में तो ये बोला जाता। अब आपकी साइड में क्या बोला जाता मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन पहली रात को जो भजन किए जाते हैं उस देवता से संबंधित, जो मंदिर है उससे संबंधित, और अगले दिन आपके सामने प्रसाद रखा जाता है, ऐसे किया जाता है ना। तो उस दिन जो भजन गाए जाते हैं उसी को किस नाम कहा जाता है, लोक गाथा के रूप में जाना जाता है। वो उनके जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हैं गीत को गाते गाते। आप सुनना, वो पहले गीत गाएंगे फिर बताएंगे कि वही रामदेव जो गोगा जी है उनके जीवन में ये घटना घटी थी, है ना, और फिर वो गीत गाते हैं। तो इसी को लोक गाथा के नाम से जाना जाता है। ये किसी समुदाय के शौर्य, ये कोई भी समुदाय हो गया, चाहे आपके सामने जो आपके सामने शासन में रहा, उसका शौर्य, आदर्श और इतिहास को दिखाती है। ये दिखाती है हमें कोई भी व्यक्तित्व के जीवन में
ये सब घटनाएं हमें बताती हैं कि जीवन में जो अलग अलग प्रकार की जो हमारे वीर साहसी योद्धाओं ने किस प्रकार से युद्ध लड़े और किस प्रकार से उन्होंने इन युद्धों को विजय किया, हमारे आदर्शों के बारे में बताती हैं। किस तरीके से आपके सामने कोई भगवान श्री कृष्ण की कहानी, भगवान श्री राम की कहानी चल जाती है, या फिर अन्य कोई लोक देवताओं की कहानी चलती है, तो इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति थी उस समय के, हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से संघर्ष किया था। और हमारे प्राचीन इतिहास का तो खैर इसमें पता चलता ही चलता है। इनके रचयिता को प्राय अज्ञात है। जिस तरीके से लोकगीत, लोक साहित्य, उसी तरीके से लोक गाथाएं होती हैं, इनके रचयिता के बारे में भी अज्ञात है। इनके रचयिता के बारे में भी किसी को नहीं पता होता कि भाई ये आपके सामने लोक गाथाएं वो किनके द्वारा लिखी गई। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती है, मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आपके सामने इनको आगे बढ़ाया जाता है, और कैसे मौखिक रूप से इनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। राजस्थान के आपके सामने, राजस्थान की प्रमुख आपके सामने लोक गाथाओं की बात करें तो पहले पाबूजी की फड़। पाबूजी राठौड़ वंश के एक, जो राठौड़ वंश है उसके एक लोक देवता माने जाते हैं। कौन से वंश के लोक देवता माने जाते हैं पाबूजी? राठौड़ वंश, राठौड़ राजपूत वंश उसके लोक देवता माने जाते हैं, जिनकी गाथा बोपो द्वारा फड़, एक कपड़ों पर चित्रित गाथा है, के सामने रावण हत्थे में बजाई जाती है। रावण हत्था वॉयलिन की तरह होता है, उसके माध्यम से क्या करते हैं, भोपो जो भोपा वंश है, अपने जो भोपा जो समाज है हमारे राजस्थान में देखने को मिलते हैं, उन समाज के द्वारा उनको काफी बार उस जो रावण हत्थे को बजाते हुए सुना, वो वॉयलिन की तरह होता है, छोटा सा होता है, वो उसको वो ऐसे बजाते हैं उसको तरह, है ना, जिस तरह गिटार बजाया जाता है उसी तरह गिटार को धातु से बजाया जाता है, उसको उसी धातु की छड़ से ही बजाया जाता है ना। तो उसके ऊपर जो बाबू जी है उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी उनको एक कपड़े के ऊपर चित्रित किया गया, उसको फड़ के नाम से बोला जाता है, और उसके बोपे उसके साथ रावण हत्थे के साथ गाते हैं। यह गौ रक्षा के पुर है, शरणागत व वत्सलता और बलिदान की कहानी है। जो फड़ लिखी गई है बाबूजी के ऊपर, उनमें क्या है, कैसे उन्होंने अपनी गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था, किस तरीके से उन्होंने प्रयास किए थे, कैसे कोई जीवन में शरणगत व्यक्ति, मतलब मुश्किल में पड़े हुए व्यक्ति को जीवन में किस तरीके से साथ देने से संबंधित कहानी है। वात्सल्य और बलिदान की कहानी दिखाई पड़ती है, किस तरीके से प्रेम और बलिदान की कहानी है वो आपके सामने दिखाई पड़ती है। अगला है देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ की बात करें, देव नारायण जी भी एक लोक देवता है, इनकी गाथा गुज्जर भोपों द्वारा जंतर, जो वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। मतलब जो देव नारायण जी हैं आपके सामने, वो भी एक प्रकार के क्या माने जाते हैं, लोक देवता माने जाते हैं। और इनकी गाथा कौन गाते हैं, गुज्जर के भोपों द्वारा गाई जाती है। बाबू जी की कौन गाते हैं, भोपे गाते हैं, भोपा जो समाज वो गाते हैं, और इनके द्वारा गुज्जर या भोपों के द्वारा, गुज्जर समाज या भोपों के जो समाज के द्वारा गाई जाती है, और इनका जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। सबसे बड़ी लोक गाथाओं में से एक देव नारायण जी की जो लोक गाथा है वो सबसे बड़ी लोक गाथाओं में से है। उन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य किए, उनका जीवन किस प्रकार से गुजरा, उनके चमत्कार उन्होंने कैसे किए, और समाज सुधार से संबंधित कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब उनके द्वारा जीवन में किस प्रकार का संघर्ष देखने को मिला, उनके द्वारा कैसे संघर्ष किया गया, चमत्कार कैसे हुए, उन्होंने किस किस प्रकार के जीवन में चमत्कार किए, और समाज में सुधार से संबंधित उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए उससे संबंधित सभी कार्यों का क्या है, वर्णन दिखाई पड़ता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, तेजाजी की गाथा। कौन है तेजाजी की गाथा? तेजाजी एक कृषि उपकारक और सर्प धन से मुक्ति दिलाने वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब तेजाजी कैसे हैं, तेजाजी को कैसे कृषि उपकारक, मतलब कृषि, जब कृषि की जाती है उनके देवता के रूप में उनको माना जाता है। और सर्प दंश, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी को सांप काट जाए तो उसको जो सर्प दंश है, जो सांप काटा हुआ जो उसका जो ऊपर जो जहर चढ़ गया उसको, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आपके सामने किस किस देवता की पूजा की जाती है, तेजाजी की पूजा की जाती है। खास करके नागौर के जो क्षेत्र होता है, और मुख्यतः जाट समाज के प्रमुख देवताओं में से माने जाते हैं। खैर, लोक देवताओं के कोई मतलब किसी जाति विशेष के देवता तो नहीं थे, सभी के थे, लेकिन मुख्यतः उनके द्वारा मुख्यतः इनको पूजा जाता है। इनकी गाथाओं में उनके शौर्य की, मतलब उन्होंने कैसे जीवन में जो बलिदान दिया, कैसे उनका जो शौर्य है उसके बारे में पता चलता है। वचनबद्धता, उन्होंने अपने वचन के लिए क्या किया था, अपने वो
युद्ध के मैदान में या फिर आपके सामने जो गायों को बचाने के लिए चले गए थे, और बलिदान का चित्रण देखने को मिलता है, जो खेतों में काम करने वाले किसानों द्वारा विशेष रूप से गाए जाते हैं। इनके द्वारा इनकी जो गाथाएं होती हैं, इनकी जो कहानियां हैं, वो मुख्यतः किसान वर्ग में सबसे ज्यादा पॉपुलर दिखाई पड़ती हैं। इनका जीवन किसानी से संबंधित जुड़ा रहा, तो किसानी जीवन से संबंधित जो चीजें होती हैं, वो किसान है वो इनसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, और उनके द्वारा मुख्यतः इनकी फटगाई जाती है। वैसे तो सर्व समाज में इनकी गाथाएं हैं वो पॉपुलर है, सर्व समाज इनके जो गाथाओं को गाता है और आपके सामने सुनाई देता है, लेकिन किसानों में इनकी गाथाएं हैं वो मुख्यतः ज्यादा पॉपुलर है। अगले वाला है डूंगजी व जवार जी की गाथा। ये दो भाई थे जो गरीब की सहायता के लिए धनवानों को लूटते थे, है ना। डूंगजी और जवार जी है, ये दो लुटेरे मान लो आप इनको, दो आपके सामने एक प्रकार से लुटेरे थे। लेकिन लुटेरे कैसे थे? जो लुटेरे से लोक देवता क्यों बने? क्योंकि गरीबों की सहायता के लिए क्या करते थे, जो अमीर व्यक्ति, और अमीर में भी कौन, जो गरीबों को लूटने का, अन्याय करके उनसे पैसे इकट्ठे करने का कार्य करता था, उनको लूटने का कार्य करते थे। इनकी गाथाएं सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय मतलब समाज के अमीर व गरीब वर्ग सभी को बराबरी का हिस्सा मिले, बराबरी का हक मिले, उनके लिए इनकी गाथाएं मुख्य रूप से गाई जाती हैं। और ये समाज में एक प्रकार से बहादुरी का भी प्रतीक है कि व्यक्ति को जीवन में कितना भी संघर्ष है, बहादुरी के साथ जीवन जीना चाहिए, बहादुरी के प्रतीक के रूप में दिखाई देती हैं। ये गाथाएं राजस्थान की संस्कृति व ऐतिहासिक गौरव का जीवित प्रमाण दिखाई पड़ती है। ये जो गाथाएं गाई जाती हैं इनके द्वारा, ये हमारी जो संस्कृति है और उनका जो ऐतिहासिक गौरव है उसके बारे में क्या जीवित प्रमाण के रूप में दिखाई पड़ती है। मतलब जो संस्कृति है, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है और उसका जो ऐतिहासिक गौरव है, उसके बारे में सब चीजें हैं वो मुख्यतः दिखाई पड़ती हैं। तो ये आपके सामने जो लोक गाथाएं हैं उसकी जो परिभाषा देखिए अपन ने कौन सी क्या होती है लोक गाथाएं, और जो प्रमुख लोक गाथाएं हैं उसके बारे में संक्षिप्त परिचय के बारे में अपन ने पढ़ा है। ये तो था अपना जो यूनिट नंबर 3 उसका पहला प्रश्न। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, लोक नाट्य के स्वरूप व विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो लोक नाट्य क्या होते हैं, उसके स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आपके सामने। लोक नाट्य के स्वरूप और विशेषताओं के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लोक नाट्य होते क्या है? लोक नाट्य लोक जीवन से निकला हुआ रंगमंचीय प्रदर्शन है जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, संवाद दिखाई पड़ते हैं, संवाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब लोक नाट्य क्या होता है? लोक नाटक रंगमंच से प्रदर्शन होता है। रंगमंच क्या होता है आपके सामने? आपने कभी ना कभी जीवन में रामलीला देखी होगी। रामलीला जब आपने देखी होगी तो उसमें क्या होता है, एक मंच होता है, उस पे अलग अलग पात्र आते हैं। जैसे आपके सामने कोई हनुमान का पात्र लिए, कोई भगवान श्री राम का पात्र लिए, कोई रावण का, कोई विभीषण का, कोई लक्ष्मण का, कोई माता सीता का, अलग अलग व्यक्ति वो अलग अलग पात्र लिए होते हैं और अपना अपना वो किरदार निभाते रहते हैं। तो इसी प्रकार के जो आपके सामने जो लोक जीवन होता है उसमें जो रंगमंच का जो प्रदर्शन दिखाया जाता है, जैसे महाराणा प्रताप के जीवन के ऊपर अपन ने कोई एक नाटक किया, स्कूल में आपने नाटक देखे होंगे, तो उसी में जिन लोक नाटकों में जिन नाटकों में जो नाटक किए जाते हैं उसमें हमारे स्थानीयता की भावना हो, हमारे स्थानीय जो सामाजिकता की बात हो, हमारे स्थानीय जो भावनाएं दिखाई पड़े, उसी को लोक नाटक के नाम से जाना जाता है। लोक नाटक में मुख्यतः किसकी बात होती है? लोक नाटकों में आपके सामने मुख्यतः गीत गाए जाते हैं, संगीत होता है, वह नृत्य, संवाद होता है। मतलब गीत साथ साथ चलते रहते हैं, महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा गीत गाए जाते हैं, संगीत गाए जाते हैं, वह नाटक व संवाद किया जाता है। मतलब गीत संगीत चलता रहता है, लोग नृत्य भी करते रहते हैं वहां पर, और संवाद आपस में क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में क्या करते रहते हैं, पात्र आपस में बातचीत करते रहते हैं और अभिनय के माध्यम से किसी कहानी को बताया जाता है। और क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार का जो अभिनय किया जाता है और उसके माध्यम से कहानियों को बताया जाता है। पौराणिक प्रसंग, सामाजिक घटना या व्यंग्य को प्रस्तुत किया जाता है। और क्या किया जाता है आपके सामने, जो पौराणिक घटनाएं हैं, जो पुराने समाज में जो घटित हुई घटनाएं हैं, है ना, हमारा जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं जो समाज में अलग अलग प्रकार की घटित घटनाएं हैं, या फिर व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उनको क्या अलग अलग प्रकार के रंगमंच देने का, रंगमंच प्रदान करने का कार्य किया जाता है, जिनको व्यंग्य के माध्यम से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। इसका मंचन खुले आकाश के नीचे या सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है। और ये जो आपके सामने जो लोक नाट्य किए जाते हैं, इसका मंच है वो खुले आकाश के नीचे क्या किया जाता है, सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है। और इसका मंच कहां पर किया जाता है, एक खुले आकाश के नीचे, एकदम खुला, जो आपके सामने टेंट वगैरह मान लो, उसके अंदर पूरा का पूरा मंच किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के लोक नाटकों का आयोजन किया जाता है, जिससे दर्शक भी सीधे जुड़ते हैं।
आपके सामने अगर आपने नहीं देखा होगा तो जागरण वगैरह होते हैं, वहां पर इस प्रकार के लोक नाटक किए जाते हैं ना। कोई कथा बताई जाती है, उसके साथ के साथ वो जो आपके सामने कलाकार होते हैं वो आपके सामने अभिनय भी करते रहते हैं। जागरण लगते हैं हमारे खुले आकाश के नीचे, एकदम विस्तृत रूप से लगते हैं, और अधिकतर सार्वजनिक स्थल, मंदिर वगैरह पे इस प्रकार के लोक नाट्यों का आयोजन किया जाता है। अगर अपने विस्तार से पढ़ें तो दर्शक भी इन सब से सीधे जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आम जन की भाषा बोली जाती है, आम व्यक्ति की कथा होती है, सभी व्यक्ति उनको आसानी से, सहजता से समझ पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, आपके सामने दर्शक वो भी सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये किसी जो परीक्षण किए हुए आपके सामने समूह द्वारा नहीं, बल्कि स्थानीय कलाकारों द्वारा सहज रूप से किया जाता है। इसमें कोई मजे हुए कलाकार नहीं आते हैं, बल्कि लगभग जो आपके हमारे स्थानीय कलाकार होते हैं उन्हीं के द्वारा सहजता से किया जाता है। इसी से क्या होता है, जनता और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है। क्यों? क्योंकि आपके जब अपने कोई कलाकारी को करें तो आप और ज्यादा सहजता से चीजों को समझ पाते हो, सहजता से चीजों से जुड़ पाते हो। तो यही है कि आपके जो आसपास के जो कलाकार हैं वो इसको सहज रूप से चीजों को करते हैं, तो आप और ज्यादा इन सब चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं। विशेषताओं की बात करें आपके सामने, मैं इन सभी प्रसंगों की विशेषताओं की बात करें, सरलता और सहजता, इनकी जो सरलता व सहजता दिखाई पड़ती है इनके अभिनय में। इनकी भाषा, विषय वस्तु व प्रदर्शन शैली सरल होती है। मतलब जो आपके सामने जो इनके द्वारा जो कलाकारी की जाती है उसमें किस प्रकार की भाषा प्रयोग की जाएगी। लोक नाटक है, वह आपके गांव का कोई व्यक्ति कोई नाटक दिखा रहा है तो किस भाषा में दिखाएगा, आपकी भाषा में दिखाएगा। अगर आप शेखावाटी क्षेत्र के हो तो शेखावाटी वाली भाषा है ना। अगर आप इधर जयपुर के आसपास के हो, धौलपुर, भरतपुर की इधर की जो भाषा है आपकी लोक भाषा, वो दौसा हो के वाले विद्यार्थी हो, या फिर चूरू के, चौमू के आसपास के विद्यार्थी हो, रिंगस के इधर के अलग, नीम के थाना के अलग। तो इस प्रकार की जो लोक भाषा है उसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, जिसमें विषय वस्तु, जिस चीज पे वो लोग नाटक दिखा रहे हैं, तो कोई देवता की बात करेंगे या फिर आसपास के कोई व्यक्ति, आप में से गांव का कोई व्यक्ति बैठा है उसी के बारे में बता रहे हैं। समझ में आ गया? तो विषय वस्तु बहुत सरल होती है, प्रदर्शन शैली बहुत सरल होती है, मतलब अपना साधारण अभिनय के माध्यम से बताते हैं। भाई मजे हुए कलाकार होते हैं, उनमें तो कलाकारी होती है, उन्हें तो अभिनय करना आता है, लेकिन जो आम व्यक्ति होता है उसको इतनी कलाकारी नहीं होती, लेकिन वो प्रदर्शन शैली उनकी बहुत सरल, सहज होती है, तो हर व्यक्ति उससे जुड़ाव महसूस करता है। जिससे क्या होता है, आम और सामान्य लोग हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है वो बहुत आसानी से इन सब चीजों को सहजता से समझ लेता है। सामूहिकता की बात करें, यह किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय की सहभागिता का परिणाम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक व्यक्ति की आपके सामने इसमें मुख्य कहानी नहीं होती है, बल्कि पूरा का पूरा समुदाय है उसकी सहभागिता देखने को मिलती है। मतलब पूरा का पूरा समाज है वो इससे जुड़ाव करता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समुदाय है, पूरा समाज ही उसमें से सहभागिता दिखाता है, सारा का सारा समाज ही उसमें एकजुट होता है, उसकी एकजुटता दिखाई पड़ती है। अगले वाला है जनोमुखी। जनोमुखी क्या होता है, आपके सामने जन मनोरंजन, शिक्षा व सामाजिक संदेशों के लिए प्रभावी माध्यम होते हैं। इस प्रकार के लोक नृत्य व लोक नाटक आपके सामने, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो मनोरंजन होता है। भाई कोई भी नाटक चलता है, हंसी खेल मजाक चलता है, मनोरंजन तो होता ही होता है आपके सामने। लेकिन बहुत छोटे छोटे लोक नाटकों के माध्यम से क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। आने वाली भावी पीढ़ियों को हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि हमारी संस्कृति इस प्रकार से है। हम इस जीवन में आपको ये सहजता से अपनी जो संस्कृति है वो आपको सौंप रहे हैं। आपको इस संस्कृति को सहेजना है, इसको बचाकर रखना है, और अपने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ियों को इसको क्या करना है, स्थानांतरित करना है। साथ के साथ हमारी संस्कृति में जो सहजता है, उसके अंदर जो हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारे संस्कार, हमारे बड़ों के प्रति आदर, हमारा जो धार्मिकता, हर चीजों के बारे में विस्तार से बताई जाती है। साथ के साथ सामाजिक संदेश होते हैं उसको भी प्रभावी ढंग से बताने का कार्य किया जाता है। लचीलापन भी दिखाई पड़ता है इसमें। मंच वेशभूषा व संवादों में अत्यधिक औपचारिकता नहीं होती, मतलब इसमें जो मंच पे जो कलाकार होते हैं उनकी वेशभूषा एकदम साधारण दिखाई पड़ती है। संवाद भी औपचारिक नहीं होते हैं, जिस प्रकार के आप मूवी वेब सीरीज देखते हैं उसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक ऐसी भाषा जो आपके सामने जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग कर दिया, इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर दिया, इस प्रकार के भाषा का उपयोग नहीं होता है। किस प्रकार का तत्कालीन सुधार की गुंजाइश रहती है, मतलब भाई अगर आपने कोई मूवी में कोई गलत शब्द बोल दिया है
है ना। कोई धर्म के खिलाफ आपका शब्द, धर्म के संबंध से आपका कोई गलत शब्द निकल गया, तो क्या उसमें बदलाव कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑन एयर हो चुकी है ना। लेकिन अब आप आपके गांव में गा रहे, कुछ भी कह सकते हो, कोई गलत शब्द का प्रयोग हुआ, आपने तुरंत माफी मांग ली और तुरंत सुधार कर लिया उसके अंदर। होता है ऐसा आपके सामने काफी बार, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हो गया, फिर आपके सामने कुछ ऐसा अभिनय करना चाहिए था जो नहीं हो पाया, या फिर आपके सामने कुछ जो बता रहे थे कुछ आप बता गए कुछ, तो भी आप उसमें क्या कर सकते हो? तुरंत सुधार कर सकते हो। तो यही होता है, इन सब जो अभिनय होता है, नाटक होता है, इनमें क्या होता है? तुरंत सुधार की गुंजाइश भी रहती है। मौखिक परंपरा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक व प्रायोगिक ज्ञान द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इसमें क्या होता है? मौखिक परंपरा भी रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर मौखिक रूप से वो प्रायोगिक ज्ञान द्वारा क्या किया जाता है? प्रैक्टिकली इनको स्थानांतरित किया जाता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है इन सब चीजों को। समझ में आ गया? क्योंकि भाई अधिकतर चीजें आपने जो लोक नृत्य, जो लोक नाटक हो गया, लोकगीत गाते हैं, आपके माता पिता से, खास करके जो महिलाएं उनको गाती हैं, क्या उनसे पूछना, आपकी मम्मी से, आपके जो सिस्टर है उनसे पूछना, उनकी मम्मी जी से, आपकी दादी जी से, कि क्या उन्होंने जीवन में कभी इनको कोई कहानियों में पढ़ा है, इनको कोई किताबों में पढ़ा है, या फिर कोई पत्रों में पढ़ा है? तो वो क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो बस गांव में वो महिलाएं गाती थी, हम उनके साथ बैठ बैठ कर सीख गए हम भी। तो क्या होगा? इसी को क्या बोला जाता है? मौखिक परंपरा बोला जाता है। कि जो साहित्य आपके सामने, जो लोकगीत, लोक नाटक आपके सामने मौखिक रूप से बोलते बोलते आप समझ जाओ, सीख जाओ, उसी को मौखिक परंपरा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक और सामाजिक संदेश, यह है, इसमें अक्सर धार्मिक कहानियां, पौराणिक प्रसंग या सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य होता है। तो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, इसमें धार्मिक कहानियां सबसे पहले आपको दिखाई पड़ती है। मतलब इसमें क्या किया गया? धार्मिक संदेश दिए गए आपको। पौराणिक प्रसंग और या फिर सामाजिक कुरीतियों पर भी व्यंग्य दिखाई पड़ता है। मतलब जो आपके सामने जो साहित्य दिखाई पड़ शिकायत जो हमारा जो ये साहित्य दिखाई, जो लोक नाट्यों का जो साहित्य है, इसमें क्या होती है? मुख्यतः धार्मिक कहानियां, तेजाजी, पाबूजी, है ना, रामदेव जी, और आपके सामने जो महाराणा प्रताप हो गए, जो और कोई राजा हो गए जिनके संबंधित आपके सामने कहानियां, महाराणा कुंभा हो गए, इन सब की कहानियों को मुख्यतः दिखाया जाता है। पौराणिक प्रसंग, हमारे धर्म से संबंधित प्रसंगों के बारे में भी गाया जाता है। भाई रामलीला का मंचन कर दिया, महाभारत से संबंधित कोई चीज बता दी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वक्तव्य को बता दिया, इन सब चीजों पर बात की जाती है। काफी बार जो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार की जो कुरीतियां दिखाई पड़ती है, उस पर भी व्यंग्य किया जाता है। समझ में आ गया? इसके माध्यम से, ताकि उन कुरीतियों को दूर किया जा सके। जैसे कि आज के समय मोबाइल चलाना एक आम समस्या हो गई, तो उस पर उन्होंने कोई लोक नाटक कर लिया। समझ में आ गया? तो ये सामाजिक कुरीतियों पर अलग अलग प्रकार का क्या व्यंग्य भी किया जाता है। सीधी भागीदारी, कलाकार अक्सर वो दर्शकों से सीधा संवाद करते हैं, जिससे जीवितता बनी रहती है। तो आपने देखा होगा कि आपके गांव में जागरण हो रहे हैं, और जो कलाकार है वो सीधा आप बैठे हो और आपसे पूछ लिया, भाई आपको कैसा लग रहा है, ताली बुझवाते हैं वो आपसे, है ना, और हंसी मजाक भी कर देते हैं उसके माध्यम से। आप बैठे हुए, आप थोड़ा सा उनको लगा कि भाई थोड़ा हंसी मजाक वाला करेक्टर है भी, तो उससे हंसी मजाक कर लिया। होता है ना ऐसा? आपने अगर कभी जीवन में इस प्रकार के अगर जागरण वगैरह में गए होंगे, तो आपने इन सब चीजों को देखा होगा। तो इसमें क्या होता है? कलाकार सीधा दर्शकों से संवाद करता है, तो जीवितता बनी रहती है। मतलब एकदम ऐसे लगता है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने वास्तविक घटित हो रहा है। वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ढोलक, हारमोनियम, सारंगी आदि स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। मतलब स्थानीय ढोलक का प्रयोग किया जाता है, हारमोनियम, सारंगी जैसे जो हमारे जो लोक परंपरा में चले आ रहे जो स्थानीय वाद्य यंत्र है, उनका प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या है? भारतीय संस्कृति एक जीवित व गौरवशाली परंपरा बनी रहती है। जिससे क्या होता है? आपके सामने जो हमारी परंपराएं हैं, जो पहले से आपके सामने चली आ रही हैं, जिसमें इन्हीं वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, वो जीवित जो आपके सामने परंपरा है वो दिखाई पड़ती है। तो ये था आपके सामने लोक नाटक का स्वरूप, और उससे संबंधित आपके सामने क्या विशेषता रही है उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ लिया। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।